रैंक क्यों नहीं निकालेंगे? आप में से कोई निकालेगा? नहीं नहीं सर, रैंक आनी चाहिए, मेरे भरोसे मत रहना। आप रैंक की बात कर रहे हो, मैं तो सिलेक्शन की सोच रहा हूं। बस यही सोच हमें मार देती है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। भाई क्वेश्चन बनेगा यहां से कायरलिटी सेंटर का, पीओएस यूएस से बने ना बने, कायरलिटी सेंटर का बनेगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कायरलिटी सेंटर्स। आ जाओ आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ गया है। स्पीड थोड़ी मेंटेन करेंगे, मेरे साथ के साथ लिखेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं आप पता करेंगे। किस वाले में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं, जल्दी से जल्दी पता करेंगे। मोनोवैलेंट एटम कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। sp2 कार्बन या कोई भी sp2 एटम कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। क्लियर? नोट्स रोज रिवाइज करेंगे, 1 2 3 टेक्निक को फॉलो करेंगे और मॉड्यूल और ईएलपी सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम जब ईएलपी डिस्कशन था तो बहुत सारे बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हर दिन अपन ईएलपी डिस्कशन रखते हैं, विद इन ए वीक एक बार रखते हैं। उसमें जो बच्चे आते हैं वो जानते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो जितने पूछना चाहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अगले वीक से रैंडमली मैं पिक करूंगा, बता रहा हूं, सच कह रहा हूं मैं। बैच चेंज करवाओगे करवा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
रैंडमली किसी बच्चे को उठाऊंगा, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर बोलूंगा और यहां डिजिटल पे सॉल्व करवाऊंगा उससे, क्योंकि आपने तो मॉड्यूल कर लिया है, डाउट तो पूछे नहीं, इसका मतलब आपसे पूरा सॉल्व हुआ है। अपने से तो दूर दे नहीं रहा हूं, मॉड्यूल का ही दे रहा हूं, तो मॉड्यूल का बनना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी यहां पे, आपकी क्लिप भी कट जाएंगी यहां पे कि लाइव क्लास में सॉल्व नहीं कर पाया, या तो पूछ लेना या फिर सॉल्व कर देना, क्योंकि ना आते हुए भी पूछ नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे आएगा सिलेक्शन भाई? और कोई चीजें नहीं है, दूसरी जगह जाके बैठोगे, कोई नहीं पूछ रहा तो क्या फायदा है? सिलेक्शन तो नहीं आएगा ना उससे। आइए पहले वाले में बताइए, आप बताइए, हाइड्रोजन कायरलिटी सेंटर नहीं होते। अच्छा, ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? तीन एक जैसे हैं सर, दो भी एक जैसे हो जाए तो कायरलिटी सेंटर। अच्छा ये कार्बन, अच्छा ये कार्बन, अच्छा ये कार्बन, क्लियर है ना एकदम? दो एटम या ग्रुप सेम हो गए तो कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। अच्छा मुझे बताओ, इस वाले कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? सर इस कार्बन पर ये दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, मिथाइल, तो ये कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0। सही बात है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ सकता हूं दोस्त। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि यही कायरलिटी सेंटर, कायरलिटी सेंटर एक बार पढ़ा दूंगा तो आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल में लेता रहूंगा मैं। नेक्स्ट वाले में आप बताओ, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये है? क्या ये वाला है? क्या ये वाला है? अभी तक मैंने जितने भी लिखे हैं उन पर कम से कम दो एटम एक जैसे, तो ये कायरलिटी सेंटर्स नहीं। आइए अब बताइए दोस्त, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? देखो इस पर ये दो एक जैसे, कोई भी दो एक जैसे आ गए तो कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। अच्छा बताइए, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? देखो इस पर ये दोनों ग्रुप एक, तो ये भी कायरलिटी सेंटर नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में दोस्त कितने कायरलिटी सेंटर है? 0। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चे? अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूं। आइए आप मुझसे ये बताएं, क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन पर तो दो लोन पेयर एक जैसे, वैसे भी चार अलग अलग एटम से बॉन्ड बनने चाहिए। आइए, क्या ये वाला कार्बन कायरलिटी सेंटर है? जी हां। कैसे? एक ही मिथाइल है, एक ही इथाइल है, एक ही OH है और एक ही H है, चारों ग्रुप अलग। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। आप बताओ कितने कायरलिटी सेंटर इसमें? एक। और जिन कंपाउंड्स में एक कायरलिटी सेंटर होता है वो होते हैं कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि पीओएस और सीओएस कभी आएगा ही नहीं। दोस्त अगले क्वेश्चन बताओ, कितने कायरलिटी सेंटर हैं? आप बताओ यहां पर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? तो दोनों एक जैसे नहीं हो सकता। आप बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? दो, दोनों एक जैसे। आप बताओ इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? दोनों। आप बताओ इस कार्बन पर बच्चे कितने हाइड्रोजन हैं? दोनों एक जैसे। तो सब एटम पर कम से कम दो एक जैसे लगे हुए हैं, कोई भी कायरलिटी सेंटर इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन नहीं थे आपने लगाए हैं, तो इट्स बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, हमें आनी चाहिए बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जितना पूछूं उतना जवाब देते जाना ना। अगले दोनों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस, तो अपना कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। आप बताओ क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्यों? जवाब दो। दो हाइड्रोजन, क्या इसमें तीन एक जैसे हैं, दो भी हो गए तो नहीं होगा। ये है, ये है, ये है, ये है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ तो धनाधन बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं? तो यहां से सीखा ना कि इस पर कुछ नहीं मतलब दो हाइड्रोजन एक जैसे। क्लियर? अब बच गए हमारे पास जो जिन पर सर हमें डाउट है, एक तो ये, इस पर क्लियर कर ले। आप बताओ इस पर एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है वो? इथाइल, और एक हाइड्रोजन। आप बताओ ये दोनों ग्रुप अलग। अच्छा दो अलग होते ही कायरलिटी सेंटर हो जाता है कि चारों अलग? चारों अलग। अब आगे वाली वैलेंसी रिंग बना रही है। आप बताओ ये क्या है? CH2, और ये भी क्या है? CH2, ये भी CH2, सेम अभी तक। और ये क्या आ गया बताओ? कॉमन पॉइंट। पहले बताया था कॉमन पॉइंट दोनों वैलेंसी में जाएगा, तो ये दोनों वैलेंसीज बच्चे कॉमन पॉइंट से पहले अलग हो जानी चाहिए। तो ये तो वैलेंसी दोनों क्या हो गई हैं? सेम, तो ये कायरलिटी सेंटर नहीं है, यानी कि इस पर दो अलग हैं और दो सेम। एक मिनट सर, फिर अपन क्यों ना इस पर चेक करें, मुझे इस पर भी डाउट है। तो बताओ ये एक तो कौन है? CH3,
और एक कौन है बच्चे, H, दोनों अलग। अच्छा, दो अलग तब कायरलिटी सेंटर या चारों अलग तब? एग्जैक्टली सही जवाब दिया है आपने। तो इधर जाऊं तो CH2, उधर जाऊं तो अभी तक दोनों, और यह आ गया कॉमन। कॉमन पॉइंट से पहले वैलेंसी अलग हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो रिंग बना रही है वो दोनों वैलेंसी सेम है। तो इसमें कायरलिटी सेंटर कितना है बच्चे, 0। नॉर्मली बच्चा 2 आंसर कर देता है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप मुझे सॉल्व करने दीजिए। मैं वो पूछ रहा हूं, बता दीजिए। बताओ, क्या ब्रोमीन कायरलिटी सेंटर है? क्यों? मोनोवैलेंट। क्या आयोडीन कायरलिटी सेंटर है? क्या फ्लोरीन कायरलिटी सेंटर है? क्या क्लोरीन कायरलिटी सेंटर है? हाइड्रोजन हेलोजन कभी कायरलिटी सेंटर नहीं होंगे। खत्म हो गई कहानी। आइए, क्या ये एटम कायरलिटी सेंटर है? क्या ये एटम कायरलिटी सेंटर है? क्या ये एटम, क्या ये एटम? इतना जल्दी कैसे जवाब दे पा रहे हो? यहां सिखाना कि 2 हाइड्रोजन होते हैं जिन पर कुछ भी नहीं, 2 बॉन्ड कार्बन के दिख रहे हैं, तो बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ। अब सर मैं जो डाउटफुल हूं इसको लेकर हूं, किसको लेकर हूं? इसको लेकर। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं। बताइए दोनों क्या है? अलग। अच्छा, 2 अलग तब कायरलिटी सेंटर या चारों अलग तब? सही जवाब। अब देखो, इधर जाओगे तो CH2, इधर जाओगे तो CH2 सेम। आगे बढ़ो, CH2 CH2 सेम। और ये आ गया कॉमन। कॉमन पॉइंट से पहले क्या वैलेंसी अलग हुई? नहीं हुई, तो ये कायरलिटी सेंटर नहीं है। आइए वापिस से सुनते हैं। सर इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? भाई इस पर ये दोनों तो अलग, 2 नहीं चारों अलग होने चाहिए। अब बताओ, यहां जाऊंगा तो CH2 सेम, आगे बढ़ो CH2 सेम, और ये आ गया कॉमन। तो ये तो दोनों वैलेंसी माना जाता है, पहले कई बार बता चुका हूं। इसका मतलब इसमें कोई भी कायरलिटी सेंटर नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? चलिए, अब अगले क्वेश्चन में आप बताइए कितने कायरलिटी सेंटर होने चाहिए। कुछ सवालों के जवाब दो। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये है? ये क्यों नहीं है? sp2, यस। क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? आप देखो, एक पर ही चेक करना है। तो कई बार रिंग बनकर आती है, बच्चा कहता है सर ये तो टाइम टेकिंग है। अरे नहीं, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं, इसका मतलब चेक तो एक ही जगह करना था आपको। तो आइए, तो हम इस जगह चेक करते हैं। बताओ, इस कार्बन पर एक तो कौन लगा हुआ है? CH3। एक कौन लगा हुआ है? H। अब प्लीज आप ये मत कह देना H तो नहीं था आपने लगाया, 4 बॉन्ड तो पूरे करूंगा ना। आप बताओ, इधर जाऊंगा तो कार्बन, और उसने क्या बना रखा है? डबल बॉन्ड, और इधर वाले ने तो नहीं बना रखा। तो ये दोनों वैलेंसी क्या हो गई है? अलग। अगर मैं यहां से ये डिलीट भी कर दूं तो देखो दोनों अलग अलग ग्रुप हो चुके हैं। इट मींस इट इज ए कायरलिटी सेंटर। कितना कायरलिटी सेंटर है बच्चे? एक। सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कायरल ऑप्टिकली, ऐसे जवाब दिए जाते हैं। क्लियर? चलिए, अब बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लौट के आऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ भी, लौट के आऊंगा 9 की तरफ चलता हूं। आप बताओ, क्या ये ऑक्सीजन कायरलिटी सेंटर हो सकता है? पहली बात sp2, दूसरी बात इसके 4 बॉन्ड भी नहीं है। क्या आपका ये वाला कार्बन? नहीं, sp2। क्या ये ऑक्सीजन? नहीं, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड नहीं बना रखे। क्या ये कार्बन? नहीं। क्या ये कार्बन? नहीं। क्या ये कार्बन? नहीं। पक्का? चलिए, क्या ये नाइट्रोजन होगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन यहां रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन सर मुझे तो ये रेजोनेंस अभी समझ में ही नहीं आता, जीओसी में क्लियर हो जाएगा, उससे पहले नहीं पूछू। तो यहां पर नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है बच्चे? sp2। लेकिन सर मुझे नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आएगा अभी, क्योंकि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये तो अभी लिख के छोड़ना है। हाँ, अगर सर sp2 आप बता रहे हैं तो फिर कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता, पर आप एक दिन मुझे समझा देना कि sp2 क्यों है, जीओसी में क्लियर कर दूंगा। तो ये भी जो आपका नाइट्रोजन है ये कैसा है? sp2। तो ये तो कायरलिटी सेंटर नहीं हो सकता। अब बताइए कौन बचा है? ये वाले से उम्मीद है। आप बताओ, यहां पर इस पर कौन है? CH3, और एक कौन है? H, दोनों अलग। इधर जाओगे कार्बन, इधर जाओगे नाइट्रोजन, चारों अलग हो गए। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सिमिलरली यहां पर एक हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग। इधर जाओगे कार्बन, उधर जाओगे नाइट्रोजन, चारों अलग हो गए। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। तो दोस्तों इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हैं? इसमें 2 हैं। कई बार हम क्या मिस्टेक कर देते हैं? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन ठीक से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, और हम इसमें कितने कायरलिटी सेंटर डिक्लेयर कर जाते हैं? 4, जो कि सही
नहीं है, तो 4 लिख के भी क्रॉस मार देना है। 4 नहीं है इसमें, कितने हैं? 2। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? 2, बिल्कुल सही जवाब। एक कायरलिटी सेंटर ये है और एक कायरलिटी सेंटर, बताओ कितने कायरलिटी सेंटर है बच्चे? 2। मैं टॉपिक को आपको अलग लेवल पर कनेक्ट करूंगा, एकदम अलग। मेरा खुद का सीक्वेंस चेंज होता रहता है हर साल, क्लियर? उसमें क्या है कि जो बच्चा मुझे से दूसरी बार पढ़ रहा है उसका भी इंटरेस्ट बना रहता है, उसके नोट्स सारे पिछले साल के बेकार हो जाते हैं, सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है, तो क्लियर? तो वो पूरा ध्यान देता है चीजों पर। आइए समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो साहब हम कह देते हैं वो कायरल होगा, उसमें पीओएस और सीओएस नहीं आएगा, हम चेक कर चुके हैं, अब देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर अपन बात करें, अगर किसी में कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा है तो वो कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूल जिसमें कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है, तो फिर बताओ, तो फिर वो कायरल ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कभी सिमेट्री एलिमेंट नहीं आते, पीओएस और सीओएस कभी आएगा ही नहीं। तो आप बताइए, ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल है, नंबरिंग केवल एक ही साइड से होगी, बिकॉज दिस इज पीएफसी। सही बात है कि नहीं है? तो मॉलिक्यूल बताओ कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। तो मैं यहां पर बिंदास कह सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल कैसा निकलेगा? कायरल, एनॉप्टिकली एक्टिव। खत्म हो गई कहानी, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चंस दूसरे आते हैं ना जिनमें कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा होता है वो वैसे होते हैं, जरूरत नहीं होती भाई साहब नीट के क्वेश्चन में। चलिए आगे आते हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को अब आप सोल्व करें, खुद से सोल्व करें। इसमें कायरलिटी सेंटर आप खुद निकालें, कितने हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है भाई? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? ये तो क्लियर है, ठीक है। इधर बात करो बच्चे, इस कार्बन पर बात करो। यहां पर एक तो कौन लगा हुआ है? OH, और एक कौन लगा हुआ है? H। आप बताइए, दोनों अलग हो गए बच्चे। अब बताओ, इधर जाऊंगा तो CH2, इधर जाऊंगा तो सेम अभी तक। आगे बढ़ो, कब तक आगे बढ़ना है? कॉमन पॉइंट तक आगे गए तो बताओ कार्बन पर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन, और इस कार्बन पर क्लोरीन, यहां जाकर ये दोनों वैलेंसी अलग हो गए चारों अलग। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सिमिलरली ये वाला समझो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन, यहां पर कौन है? क्लोरीन, दोनों अलग। इधर जाऊंगा CH2, इधर जाऊंगा CH2, सेम। आगे बढ़ा CH2, यहां पर कार्बन पर कौन है? OH, लेकिन इस पर नहीं है, ये यहां जाकर अलग हो गई। तो ये भी क्या है बच्चे? कायरलिटी सेंटर। क्लियर? तो इसमें 2 कायरलिटी सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब नहीं आया अभी तक, रफ नोटबुक में सॉल्व कर लो, लेकिन मुझे बताओ कि कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं। 3-4 कैसे हो सकते हैं? या तो 3 होगा या 4 होगा, यानी कि एक का सही और एक का गलत होगा। आइए देखिए, टाइम टेकिंग नहीं है ये। अगर आपको टाइम टेकिंग लग रहा है इसका मतलब क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स में। मैं जो एटम बता रहा हूं उनके बारे में बताना। क्या ऑक्सीजन कायरलिटी सेंटर होगा? 2 ही बॉन्ड बना रहा, कहां से होगा सर? क्या ये कार्बन होगा? क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली। क्या ये एस कायरलिटी सेंटर होगा? क्यों? sp2 और 2 हाइड्रोजन भी है, 2 रीजन दे सकते हो। क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? एक जैसे 3 है इसके ऊपर, तो क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? क्या ये कायरलिटी सेंटर होगा? तो देखो कुछ चीजें तो खटक से एलिमिनेट हो रही हैं। या तो ये sp2 है या इन पर कम से कम 2 सेम एटम ग्रुप लगे हुए। अब जो बच गए दोस्त उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइए सबसे पहले, क्लियर? आप बताइए इस वाले के बारे में क्या ख्याल आता है? एक तो इस पर CH3 है और एक इस पर क्या है बच्चे? हाइड्रोजन, दोनों अलग। अब देखो, इधर जाऊंगा तो कार्बन और उस पर क्या लगा है? मिथाइल, और इधर जाऊंगा तो उस पर मिथाइल, ये तो हो गए अलग कॉमन पॉइंट से पहले। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सही है बच्चे। आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनते हुए जाइए। इस पर बात करते हैं, इस वाले कार्बन पर। आप बताओ एक तो कौन है इस पर? मिथाइल। आप बताओ, इधर जाऊंगा तो कार्बन, उस पर मिथाइल, इधर जाऊंगा तो कार्बन, उस पर मिथाइल,
इधर जाऊंगा तो कार्बन। अब बताओ इस कार्बन पर कितना एच है? एच एक। और इस पर कितने हैं? और इस पर एक, लेकिन साथ में मिथाइल। तो चारों के चारों यहीं अलग हो गए, देखो। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। पक्का? चलिए आइए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इस पर ध्यान दो। इस पर तो एक तो ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, और एक क्या है बच्चे? हाइड्रोजन। चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन से होता है, तो ये दोनों अलग। इधर जाऊंगा तो बताओ CH2, इधर जाऊंगा तो, अभी तक तो सर बिल्कुल सेम है। इधर जाऊंगा तो बताओ कार्बन और उस पर मिथाइल, इधर जाऊंगा तो कार्बन उस पर मिथाइल, अलग हो गए। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जहां समझ में ना आए बिंदास पूछना। इस वाले कार्बन पर थोड़ा मुझे बता दो, इस वाले कार्बन पर आप बताओ, इस पर एक कौन है? हाइड्रोजन। सही बात है। अब बताओ इधर जाऊंगा तो CH2, इधर जाऊंगा तो, और इधर जाऊंगा तो CH मिथाइल। ये वैलेंसी इन दोनों से अलग हो चुकी है, लेकिन ये दोनों अभी भी सेम है। कब तक? चलो कॉमन पॉइंट तक आगे बढ़ो। यहां जाऊंगा तो कार्बन और उस पर कौन है? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। यहां जाऊंगा तो उस पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। चारों वैलेंसी अलग। तो बताइए दोस्त, इसमें कितने कायरलिटी सेंटर आए? तो इसमें आए 4। पक्का? चलिए, किसी में भी अभी तक लिखे हुए क्वेश्चन में डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। सभी ने नोट डाउन कर लिया है? चल, कहां तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए थे ना? क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है क्या?
क्वेश्चन नंबर 11 में कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? अब कितने कायरलिटी सेंटर्स हैं? एक। पहले कितने थे? दो। क्लियर? मैं कुछ इससे दूसरी चीजें समझाना चाह रहा हूं, इसलिए आप बताओ क्या ये कायरलिटी सेंटर है? तो आप दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए बाजू में, इसके बाजू में। दो पहले सही थे। ये भी कायरलिटी सेंटर नहीं है, ये भी कायरलिटी सेंटर, ये भी कायरलिटी सेंटर, ये भी कायरलिटी सेंटर। आप बताओ क्या नाइट्रोजन कायरलिटी सेंटर है? लोन पेयर लगाना ना भूले। लोन पेयर इज कंसिडर्ड एज डिफरेंट एंटिटी। तो एक लोन पेयर और एक मिथाइल, दोनों अलग। इधर जाओगे कार्बन, दोनों हाइड्रोजन, इधर जाओगे कार्बन पर दोनों मिथाइल। तो चारों की चारों वैलेंसीज अलग हैं। तो बताइए ये कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है? कितना कायरलिटी सेंटर है? 1। मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सिंगल कायरलिटी सेंटर आर कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। सही बात है कि नहीं है? तो बच्चे जैसे कार्बन कायरल होता था, वैसे ये क्या है? नाइट्रोजन। तो आप इसको कह सकते हो कायरल नाइट्रोजन। कोई भी एटम जिस पे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप जुड़े हो वो कायरलिटी सेंटर होता है। सेंटर का मतलब एटम। नेक्स्ट वाले में आप बताओ मुझे, क्या इनमें से कोई भी एटम कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इतना कॉन्फिडेंस? सारे sp2 हैं सर। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? 2 हाइड्रोजन है इस पर। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है? 3 हाइड्रोजन एक जैसे इस पर। क्या ऑक्सीजन हो सकता है? नहीं, इस पर 2 एक जैसे लोन पे, टेट्रावेलेंट भी नहीं है यहां पर। क्या सल्फर हो सकता है? आप बताओ सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऑक्सीजन फैमिली का है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस सेल में होते हैं। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4। 4 बॉन्ड बनाएगा तो कितना लोन पे रहेगा? एक लोन पे रहेगा। अभी सल्फर ने कितना बॉन्ड बना रखा है? 1, 2, 3, 4। तो इट हैज ए लॉन पेयर, सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। और दोस्त मैं बता दूं ये sp3 है, कभी सोच रहे हो sp2 है? नो। कितने सिग्मा है? 1, 2, 3। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, डायरेक्ट नंबर 4 है इसका। तो ये आपका कायरलिटी सेंटर है और आप यहां पर लिख सकते हो क्या है ये? कायरल सल्फर। तो जैसे आपका कायरल कार्बन होता है, वैसे कायरल सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस कोई भी हो सकता है। आइए दोस्त अगले वाले पर बात करते हैं। अच्छा, इसमें कितने कायरलिटी सेंटर है? एक। एंड सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो क्वेश्चंस आएंगे ना ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, आप देखना वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। आपको लगेगा ही नहीं कि पहले इतने मुश्किल होते थे, अब सोचना ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बताइए क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर होगा? 3 हाइड्रोजन एक जैसे, क्या ये होगा? क्या ऑक्सीजन होगा? 3 लोन पेयर है इसके ऊपर, ऊपर से मोनोवेलेंट है। आप बताइए क्या इनमें से कोई भी कार्बन होगा? क्या ये कार्बन होगा? क्योंकि 2 मिथाइल है इस पर एक जैसे। क्या ये कार्बन होगा? 2 हाइड्रोजन एक जैसे। क्या ये कार्बन होगा? 2 मिथाइल एक जैसे। क्या ये होगा? 3 हाइड्रोजन एक जैसे। क्या आपका नाइट्रोजन होगा? जी हां, इट इज ए कायरलिटी सेंटर। ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये एटम तीनों से अलग है। तो इसमें कितना कायरलिटी सेंटर है? ए। सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। पीयूएस सीयूएस मत देखो, सीधा जवाब दे सकते हो। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप बताइए क्या ये कार्बन कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? बिकॉज इट इज sp2 सो इट कांट बी ए कायरलिटी सेंटर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या ये कायरलिटी सेंटर हो सकता है क्या? देखो H, OH, CHO और ये पूरा ग्रुप अलग, ये तीसरा ग्रुप है और ये पूरा चौथा ग्रुप है। अब देख लो चारों ग्रुप एकदम अलग, तो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। आप बताइए क्या ये भी है? जी हां। इस पर आप देखोगे तो देखो एक तो कौन है? H और एक कौन है? OH। एक ये पूरा ग्रुप माना जाएगा और एक ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है क्योंकि उसमें CHO है, इसमें CHO नहीं है। तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप और ये एटम भी अलग, चारों एकदम अलग है इसके ऊपर। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। नेक्स्ट वाला भी है क्या? जी हां, सिमिलरली ये भी है।
तो इसमें कितने कायरलिटी सेंटर हुए बच्चे? 4। अच्छा एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है? सर आप कैसे बता दोगे कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल? अरे दोस्त, नंबरिंग केवल एक ही साइड से हो रही है, वही तो क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और कायरलिटी सेंटर है तो उसमें कभी पीओएस और सीओएस नहीं होगा। आप कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो पीओएस सीओएस देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आइए, इसके बारे में क्या ख्याल आता है? क्या ये कायरलिटी सेंटर है? गौर से सुनना। देखो इधर जाओगे तो कौन है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर आगे कौन है? कार्बन। इधर जाओगे तो कौन है? हाइड्रोजन। इधर जाओगे तो ऑक्सीजन, लेकिन उस पर इधर वाले ऑक्सीजन पर कार्बन है और इधर वाले पर हाइड्रोजन, अलग है दोनों। इधर जाओगे तो कार्बन, चारों ग्रुप अलग। इट इज ए कायरलिटी सेंटर। मैं एक दो में बताऊंगा, फिर आगे सीधा लिखूंगा। इसमें चलो, इस वाले पर बात करो। बताओ एक कौन है? H, और एक कौन है? OH, दोनों अलग। इधर जाओगे तो कार्बन, इधर जाओगे तो कार्बन पर बताओ HOH, HOH, सेम। आगे बढ़ो, इधर कौन आ गया है? ऑक्सीजन। इधर कौन आ गया है? यहां जाके अलग हो गए दोनों। सो इट इज ए कायरलिटी सेंटर। सिमिलरली ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। तो इसमें कायरलिटी सेंटर कितने निकलेंगे? 5। आप घर पर आराम से निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया है। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन हो, अलग अलग क्वेश्चंस बाद में आते रहेंगे। मैंने आपको कायरलिटी सेंटर निकालने का आइडिया दे दिया है। टेक्निकली तो 2-3 क्वेश्चन ही करवाओ, बाकी तो सर मैं खुद से ही करूंगा। ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे ना तो सीख लूंगा, क्या दिक्कत उसके अंदर? गलतियां ही तो आइडेंटिफाई करनी है हमें। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, नीट के अंदर डायरेक्ट नहीं है, पर उसको मुझे पढ़ाना है, उससे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? आसान। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा छोटा सा टॉपिक, ये सबने नोट कर लिया बच्चे? इसमें ये खुद से चेक करेंगे घर पे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट एकदम छोटा सा टॉपिक हमारे सामने आने वाला है, जिसका नाम है सूडो कायरलिटी सेंटर। सूडो कायरलिटी सेंटर, सूडो कायरलिटी सेंटर। सूडो का मतलब समझ गए? आपको ये वर्ड पता होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कब हो जाती है सूडो? एक कंडीशन बताई तुमने, वो तो इफ आइदर वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस और कैटालिस्ट। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, दो की वजह से। एक तो रेट लो में H+ कैटालिस्ट आता है, और एक आपका जो है वाटर आता है एक्सेस में, तो दोनों ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। चलिए, कहां काइनेटिक्स की तरफ बढ़ गए हम, इधर हम बात करते हैं। मैं तो वर्ड सूडो बताना चाहता था, मतलब थोड़ा सा फेक टाइप दिखना चाहिए। लिखिए इसकी डेफिनेशन। ए टेट्राहेड्रल एटम, क्या कायरलिटी सेंटर भी टेट्राहेड्रल होता था? यस। ए टेट्राहेड्रल एटम that is bonded to 4 different groups. A tetrahedral atom that is bonded to 4 different groups. एक मिनट से, क्या आपने यही डेफिनेशन कायरलिटी सेंटर के नहीं लिखवाई थी? तो फिर तो कायरलिटी सेंटर हो गया। आगे कंडीशन लग रही है कॉमा लगाकर, where two of where two of those groups where two of those groups are constitutionally where two of those groups are constitutionally identical, constitutionally identical, but configurationally different, but configurationally different, but configurationally different। आइए समझाता हूं, एक क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। कहता है कि ऐसा एटम, कैसा? टेट्राहेड्रल, जिस पर चारों क्या होने चाहिए? अलग।
लेकिन उसमें से दो कॉन्स्टिट्यूशनली तो क्या होंगे, सेम, पर आपके कॉन्फ़िगरेशनली क्या होंगे, अलग। मतलब केवल किसका फर्क होगा, कॉन्फ़िगरेशन का। सर ऐसे हवा में बातें करोगे तो कैसे समझ में आएगा। आइए इस पर बात करते हैं, एच और बी आर। आप बताओ, दोनों एकदम अलग, कोई लेना देना नहीं है। एक हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है, ये देखो। आप बताओ डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसमें, सिस। और दूसरा जो है वो हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया है। बताओ डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रांस। तो राइट नाउ इट इज सूडो कायरलिटी सेंटर। मैं समझाऊंगा, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आपके सामने है, इट इज सूडो कायरलिटी, सूडो कायरलिटी सेंटर। ठीक है, सुनो ध्यान से कैसे। डेफिनेशन क्या कहता है, चारों अलग होने चाहिए। ये चारों अलग हैं, जिनमें से दो कॉन्स्टिट्यूशनली तो क्या होने चाहिए, सेम, पर कॉन्फ़िगरेशनली अलग होने चाहिए। जैसे ये तो एकदम अलग है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बताओ यहां पर कौन है, बताओ यहां पर भी कौन है, पक्का। आप बताओ यहां पर कौन है, कार्बन। यहां पर भी, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक, एक मिथाइल, एक मिथाइल, सेम है। आगे बढ़ो, यहां पर कौन है बताओ, कार्बन। यहां भी कौन है, डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड, बाकी मामला सेम है। इस पर क्या है, एक हाइड्रोजन। इस पर भी बताओ क्या है, एक हाइड्रोजन। तो ये दोनों यूनिट कॉन्स्टिट्यूशनली सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है, फर्क है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है, ट्रांस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस। तो दो ग्रुप ऐसे होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली तो क्या हो, सेम, पर कॉन्फ़िगरेशनली डिफरेंट हो। मतलब एक सिस हो तो एक ट्रांस हो। तो इसको हम सूडो कायरलिटी सेंटर कहते हैं। एक एग्जांपल बच्चे मैं आगे का लिखूंगा, जो हो सकता है अभी आपको ना चमके, लेकिन आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो एग्जांपल आपको चमकेगा, वो एग्जांपल उस टाइम पर आपको चमकेगा। हो सकता है अभी ना चमके, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनमें जो ये बीच वाला एटम है, ये बीच वाला, ये राइट नाउ आपका क्या है, सूडो कायरलिटी सेंटर। क्या है, सूडो कायरलिटी सेंटर। ये है सूडो कायरलिटी सेंटर। एक मिनट सर, समझा तो दीजिए कैसे। आइए मैं बताता हूं, इस पर आप इस पर फोकस करो केवल। आप बताओ एक क्या है, एक कौन है, बताओ। ये दोनों एकदम अलग। सर ये तो अलग है, लेकिन मुझे कुछ सेम दिख रहा है। देखो इधर जाऊंगा तो कार्बन, इधर जाऊंगा तो उस कार्बन पर H, इस कार्बन पर भी, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर भी, सही बात है, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर भी। तो ये दोनों मेरे को सेम लग रहे हैं सर। आओ अभी समझाता हूं। बताओ ये कार्बन कायरलिटी सेंटर है कि नहीं है, गौर से देखो। OH H मिथाइल और ये अलग, इट इज ए कायरलिटी, सिमिलरली इट इज ए कायरलिटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेम है दोनों ग्रुप, मतलब स्ट्रक्चर दोनों की क्या है, सेम, पर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। जब आगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, अगर यहां आर हुआ तो यहां एस होगा, और यहां एस हुआ तो यहां पर आर होगा। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के छोड़ दूंगा, अभी आपको चमकेगा नहीं। ये दोनों समझ में आ गए कि वास्तव में सिस ट्रांस अलग होते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो जब आरएस पढ़ोगे, तब रिवाइज करोगे, तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, इस तरीके से जाऊंगा क्लॉकवाइज। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एस और इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर। तो ये स्टीरियो केमिकली अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है और इसका कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अभी आपको नहीं पता क्या आर है और क्या एस, लेकिन ड्रॉपर को तो एटलीस्ट मालूम होना आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। नोट डाउन कीजिए। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों, जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। इसके पढ़ाने का एक ही पर्पज है, ये लाइन जो बोलूंगा ये। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई।
सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है सभी ने। ये नहीं चमके कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं चमकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट लगा दो, नोट लिख दो, ये जबरदस्त है। नोट, पीओएस may pass through pseudo chirality center. POS, that is plane of symmetry. POS may pass through pseudo chirality center. POS may pass through pseudo chirality center. देखो, अगर कोई कायरलिटी सेंटर है तो साहब कभी नहीं पास होगा उससे। क्या सूडो कायरलिटी सेंटर से पास हो सकता है? तो जवाब है जी हां। जैसे इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें तो ये वाला प्लेन, कौन से वाला प्लेन? ये वाला प्लेन। अब इसमें समझो, ये कौन है आपका? हाइड्रोजन। ये कौन है? कार्बन। ये कौन है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन कितने हिस्सों में कटेगा? 2 हिस्सों में। क्लोरीन कितने हिस्सों में कटेगा? 2 हिस्सों में। सॉरी, कार्बन। क्लोरीन कितने हिस्सों में कटेगा? 2। तो ये तीनों तो कट गए, क्योंकि प्लेन इन तीनों के, आप समझो एटम कैसे हैं। यहां पर जो Cl है वो वेज पर है, हॉरिजॉन्टल मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो H है वो भी कहां पर है? वेज पर। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है जो कहां कहां से पास करेगा? H, Cl और कार्बन। कट गई है। तो अब देखो, OH के नीचे, कार्बन के नीचे, H के नीचे और CH3 के नीचे प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर ये क्या था? सूडो। अगर ये कायरलिटी सेंटर होता तो पास नहीं होता, पर सूडो के थ्रू जा सकता है। हालांकि बच्चा ध्यान नहीं देता इन छोटी छोटी चीजों पर और वो अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाता है। अब नहीं होंगे कंफ्यूजन, चाहे जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट क्यों ना कर रहे हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक में, और अभी तक मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि हमने किस प्रकार की बातें की हैं। हम टेक्निकली ये जानना चाहते थे कि कौन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कौन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। सबसे पहले हमने पता किया पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, दैट वाज एक्सपेरिमेंटल मेथड। फिर हम थ्योरेटिकल मेथड्स की तरफ आए और हमने बोला सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर भी हम बता सकते हैं, जिनमें से हम 2 ही चेक करते हैं, पीओएस एंड सीओएस। अगर ये दोनों अब्सेंट है तो मान लेते हैं अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट है, हम मान लेते हैं कि उसमें वो नहीं है। कुछ केसेस में पीओएस और सीओएस ना होते हुए भी एएओएस आ जाता है, पर वो रेयर केस होते हैं, वो हमसे कभी पूछे नहीं जाएंगे। क्लियर? फिर हम उसमें आगे बढ़े, पीओएस को थोड़ा सीखा, सीओएस को थोड़ा सीखा, फिर हम कायरलिटी सेंटर पर आए और हमें पता चला कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरलिटी सेंटर है तो उसमें ना तो पीओएस होगा ना तो, और वो मॉलिक्यूल कायरल। मतलब अगर सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो हम पीओएस और सीओएस चेक करने नहीं जाने वाले, टाइम बचाएंगे अपना। अगर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है और मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, तो फिर पीओएस या सीओएस आ सकता है। आए, इसकी कोई गारंटी? आ सकता है। अगर कायरलिटी सेंटर एक से ज्यादा है और मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्री एलिमेंट नहीं आएंगे, उसको कायरल डिक्लेयर कर दिया जाए। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? अभी तक तो कायरलिटी सेंटर की बातें हो रही थी। कायरल है, कायरलिटी सेंटर होते हुए, कायरल अकायरल है, कायरलिटी सेंटर होते हुए। पर कुछ मॉलिक्यूल्स आपके कायरल मिलेंगे जिनमें कायरलिटी सेंटर नहीं होगा। आप बताइए कायरल मॉलिक्यूल आप किसे बोलोगे? जिसमें पीओएस एंड सीओएस ना हो। कायरलिटी सेंटर नेसेसरी नहीं है। कायरलिटी सेंटर तो ट्रिक निकला, अगर सिंगल कायरलिटी सेंटर है तो कायरल होगा, पर मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उसमें कायरलिटी सेंटर हो ही ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हम दूसरे इसी टाइप के मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या रहेगा? कायरल मॉलिक्यूल्स, कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर, विदाउट कायरलिटी सेंटर, कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स भी कायरल होंगे जिनमें कायरलिटी सेंटर होगा ही नहीं। इस वाले पर पहली बार नीट गया 2016।
पहली बार गया, वरना कायरलिटी सेंटर वाले एक क्वेश्चन पूछे जाते थे। इनमें पहला केस हमारे सामने आता है जिनको हम डिस्कस करते हैं एलीन्स। क्या बोलते हैं? एलीन्स। ये हमारे सामने पहला केस आता है। फिर दूसरा केस हमारे सामने आता है जो रहता है बाइफिनाइल्स। कौन सा केस रहता है? बाइफिनाइल्स। कई बार हम इसको बाई एराइल्स भी बोल देते हैं। आप जानते हैं ना, फिनाइल को क्या बोल देते हैं हम? एराइल। और तीसरा केस, वो तो एक पर्टिकुलर एक सिंगल केस है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। क्या बोलते हैं? ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कोई कायरलिटी सेंटर नहीं होता, फिर भी ये मॉलिक्यूल कैसा होता है? कायरल। मतलब ये मॉलिक्यूल्स आपके वो होने वाले हैं जिनमें कायरलिटी सेंटर ना होते हुए भी क्या मिलेंगे? कायरल। क्लियर? इन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बच्चे मैं आपको सारा बताऊंगा, पीओएस, सीओएस पूरा। उसके बाद अपन 10 सेकंड में आंसर बता देंगे कि वो कायरल होगा या नहीं होगा। केवल इतना जवाब देना है तो बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन उसको रटना ना पड़े, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, बैकग्राउंड में क्लियर हो चीजें, उसके लिए हमें इनके थोड़ा सा डेप्थ में बातें कर लेनी चाहिए। इस पर पहली बार क्वेश्चन बनाया नीट 2016 ने। नीट 2016 ने, और दोस्त ऐसा बनाया जो कभी जेई एडवांस में भी नहीं पूछा था। 2016 में। इस बार तो जो आया है टोटल कैलकुलेशन वाला, वो जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। क्लियर? जो भी अच्छे आते हैं वो जेई की कॉपी कर लेता है। 2016 में ऑर्गेनिक में जो भी क्वेश्चन बेहतरीन थे आज तक जेई एडवांस वाले करवाते हैं नीट 2016 लिख के। जेई में नहीं आया आज तक, ओसी में भी और आईओसी में भी। आईओसी में जॉन टेलर इफेक्ट तक गया था। आईआईटी वाले भी नहीं पढ़ाते, आईआईटी वालों को ऐड करना पड़ा कि भाई नीट में क्वेश्चन आया है। जैसे इस बार फिजिक्स वाले सर आईआईटी वालों को कॉल कर रहे थे कि क्वेश्चन भेज रहा हूं, आंसर बताना। तो सर लोग कह रहे थे ये आपके काम का नहीं है। ये ऐसा थोड़ी पूछेगा मेडिकल में कि पूछ लिया, बता दू तो आंसर, और साथ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दे। ठीक है? ऐसा ही केमिस्ट्री में हुआ था 2016 में। आईआईटी वालों के पास जा रहा था क्वेश्चन, आईआईटी वाले कह रहे थे कहां जरूरत पड़ गई, छोड़ दो इसको, कि जरूरत पड़ गई आ गया है, जरूरत पड़ गई है, क्वेश्चन आ गया है। पहली बार 2016 में, यह सच्चाई है, टीचर्स का डायलॉग चेंज कर दिया। 2015 तक भाई साहब हर मास्टर ये कहता था मेरी नोटबुक से बाहर, मेरी नोटबुक से बाहर, ये मेरी नोटबुक पढ़ ले, यही है। तो बच्चों को लगता था शायद इसी की नोटबुक से पेपर बनता है। आज भी कई लोगों को लगता है। क्लियर? 2016 में ऐसा आया, वही बच्चा बैठा है, जैसे मान लो मैंने नहीं पढ़ा है उसको, दूसरी बार मेरे सामने बैठा है, मास्टर की हिम्मत नहीं बन रही। बच्चा कह रहा था कि एक बार तू बोल तो सही, कि तू ये बोले कि मेरी नोटबुक से बाहर नहीं आता है। तो बच्चा पूछता नोटबुक छोड़ तुझे आता था? इस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई 2016 में। कुछ क्वेश्चन तो बच्चे अभी तक गले में अटके हुए हैं। हम बच्चों को समझा देते हैं लेकिन खुद सेटिस्फाई नहीं है। 2016 के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जैसा इस बार नीट 2025 ने किया। केमिस्ट्री में तो फिर भी कुछ कुछ एनसीईआरटी से उठा लिए जो हल्के हल्के थे। ठीक है? इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ आगे आ गया, वो तो बच्चा कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हमने वैसे भी एनसीईआरटी का आया तो हम कर ही लेंगे। फिजिक्स वालों के मैच नहीं किए। क्लियर? ऐसा केमिस्ट्री में भी कभी भी हो सकता है, और केमिस्ट्री में ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट तो सेम रखेगा, ये कॉन्सेप्ट की बाढ़ है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अपने दिमाग में यही मत कर लीजिए कि बस ये 3 केस है कि जो हाँ विदाउट कायरलिटी सेंटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? कायरल। नो, मैं आपको ये 3 ही केस पढ़ा रहा हूं, इसके आगे भी केसेस हमारे सामने चलते हैं। ठीक है? पर हम उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहां तक नीट पहुंच चुका है, यहां तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। आइए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले वाले पर चलते हैं, किस पर? एलिन्स पर। किस पर चलते हैं? एलिन्स पर। थोड़ा मुझे आप ध्यान से सुनते रहेंगे। एलिन्स, देखिए एलिन जो आपका होता है, सुनिए पहले आप लिखेंगे, एलिन जो हमारे सामने होता है ये होता है सिंपलेस्ट, क्यूमुलिन, सिंपलेस्ट क्यूमुलिन।
क्यूमुलिन का मतलब क्या होता है कि जिसमें लगातार क्या आते हैं, पाई बॉन्ड। समझते जाइए, जिसमें क्या आते हैं, लगातार पाई बॉन्ड्स, मतलब विदाउट एनी गैप। जहां पर लगातार पाई बॉन्ड्स आते हैं विदाउट एनी गैप, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्यूमुलिन्स। क्या कहते हैं, क्यूमुलिन्स। जैसे लगातार में कम से कम दो तो होने चाहिए ना, एक का क्या लगातार हुआ। तो ये जैसे मॉलिक्यूल हमारे सामने है, इधर सुनिए ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल हमारे सामने है इस प्रकार से, ये वाला मॉलिक्यूल, आप बताओ इसमें लगातार पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो ये क्यूमुलिन है। और ये सबसे छोटा है आपके सामने। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लगातार में कम से कम दो पाई बॉन्ड तो बनाओगे। इसी का ही नाम क्या होता है, एलीन। इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, एलीन। और जिसमें इस टाइप का मामला रहता है, लगातार पाई बॉन्ड आते हैं, उसको हम एलीन्स या एलीन सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे इसका मुझे आईयूपैक नेम पूछे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 3। तो वर्ड रूट प्रोप, डाई आने वाला है प्रोपा। बताइए कहां पर, 1,2 डाई इन। तो आप ये समझो प्रोपा 1,2 डाई इन का ही नाम एलीन है। स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन इज नोन एज एलीन। फिर सर ये एलीन्स क्या है, कि जिसमें ऐसे हो लगातार पाई बॉन्ड। अभी दो ही है, किसी में 3 भी आ जाएंगे, किसी में 4 भी आ जाएंगे। यहां पर भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेमिंग जेई एडवांस कर चुका है, पर वो सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग आईओसी से हुए हैं। किससे हुए हैं, आईओसी। जेई वाला जब जब अपने सामने क्वेश्चन लेकर आता है तो वो सारे तिगड़मबाजी तोड़ देता है। जुगाड़ नहीं चलते जेई में, क्लियर। जुगाड़ की बातें नहीं होती, शायरी वाले आप देखोगे जेई में नहीं चल पाएगा, कारण पीवाईक्यू नहीं बनेंगे ना। फिर तो पीवाईक्यू बने एटलीस्ट इतना तो पढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर पढ़ाना ही पड़ता है। आइए अगर अपन इस प्रकार से रखें, जैसे ये मॉलिक्यूल हमारे सामने, ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें अगर हमसे पूछे कि बताइए मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल मैंने रियल शेप नहीं बनाई है, रियल शेप बना दी तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, एग्जामिनर भी नहीं बनाएगा रियल शेप तो मेरे भाई। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस आईओसी में। यहां पर है CH2, यहां पर भी है CH2। तो नीट में मेडिकल में बहुत सिंपल जुगाड़ चलता है, सारे एटम sp2 और sp तो मॉलिक्यूल प्लेनर, सारे एटम sp2 या फिर sp तो मॉलिक्यूल, सारे देख लो आपके जो पॉलीवेलेंट एटम है, कार्बन या तो sp2 है या, तो बच्चे को लगता है मॉलिक्यूल प्लेनर है, पर ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। कैसा मॉलिक्यूल है ये, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है मेरे भाई। नॉन अगर अपन बात करें प्लेनर, और गजब की बात यह है ये एनसीईआरटी में है, कहा है आपको नहीं पता चलेगा, नॉन प्लेनर। आइए मैं आपको समझाता हूं, वहां तक लेकर जाऊंगा तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। अगर मैं जो पढ़ा चुका हूं उस पर तो चर्चा ही कर सकता हूं। मान लीजिए ये हमारे सामने एक टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट है। कैसा एनवायरमेंट है, टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट है। टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट के अंदर आप अच्छे से जानते हैं, टेट्राहेड्रल एनवायरमेंट के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है कि नहीं रहता है, जिसमें आपके दो वैलेंसी तो एक प्लेन में आते हैं, यानी कि सॉलिड लाइन का प्लेन सेम है और वेज और डैश का प्लेन सेम है। अगर हम यहां पर चीजों को देखना चाहें तो किस प्रकार से बातें की जा सकती है, जैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो दोस्त ये आपके एक प्लेन के अंदर है, कौन कौन सा एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम एक प्लेन के अंदर है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि ये वेज और डैश का क्या खेल है, तो जो वेज और डैश है उसका प्लेन जो है वो थोड़ा सा अलग है। ये बनाएगा ऐसे ही क्या, तो आप ऐसे माने कि दोनों जो प्लेन है ये अलग अलग है, येलो वाला प्लेन अलग है और जो आपका ये वाला प्लेन है ये अलग है, जो कि उसके कहां पर है, परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके सामने है ये किसमें है, परपेंडिकुलर प्लेन। ये एटम, ये एटम, ये एटम वर्टिकल प्लेन में है, ये एटम और ये एटम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। आपको पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक में, अगर कोई एटम sp3 है तो फिर वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं हो सकता, उसके सारे एटम एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे। सिमिलरली ये भी जो आपका मॉलिक्यूल है ना, इसकी जो रियल शेप है बच्चे, कैसी है, रियल जो शेप है बच्चे वो कुछ इसी प्रकार से होती है।
यहां पर ये हाइड्रोजन इस तरीके से होते हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर आपने वेज और डैश को सही से समझा है तो आप इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री समझ पा रहे होंगे। कैसे, आप बताइए, ये दोनों हाइड्रोजन्स का प्लेन कौन सा है? वर्टिकल, बोर्ड के प्लेन के अंदर है। ये हाइड्रोजन कहां है? प्लेन से बाहर, आपके साइड। और ये कहां है? प्लेन के उस साइड, आपसे दूर। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दो अलग अलग प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। एक प्लेन तो आपका ये वाला प्लेन है। कौन से वाला प्लेन है? ये वाला प्लेन है आपका, ये वाला प्लेन, जो कि कौन सा प्लेन है? वर्टिकल। कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मामला 2D का है, कौन कौन से एटम इस प्लेन के अंदर है। ये हाइड्रोजन आपका किस प्लेन के अंदर है? वर्टिकल। ये हाइड्रोजन भी वर्टिकल, ये कार्बन भी वर्टिकल, ये कार्बन भी वर्टिकल, और ये कार्बन भी। ओनली दीज एटम्स आर लाइंग इन द वर्टिकल प्लेन। ये जो आपका हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर वेज पर है, और ये जो हाइड्रोजन है प्लेन के उस साइड डैश पर है। समझाऊंगा थोड़ी देर में और क्लियरिटी आएगी। एक दूसरा प्लेन अगर अपन बात करना चाहें तो एक दूसरा प्लेन यहां पर हमारे सामने हो सकता है। कैसा प्लेन? हॉरिजॉन्टल। कैसा प्लेन हो सकता है? हॉरिजॉन्टल। तो दूसरा प्लेन जो हमारे सामने है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। अब आप जानते हैं मामला किसमें है? 3D में। तो कुछ इसी तरीके से बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन से एटम है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। ये जो आपका पर्पल कलर से बना हुआ ये वाला प्लेन है। तो आप समझिए, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है। एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये तो क्लियर है कि पूरा मॉलिक्यूल आपका एक सिंगल प्लेन के अंदर नहीं आ रहा है। क्या सर हम इसको 3D में फील कर सकते हैं? क्या हम चीजों को समझ सकते हैं? तो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिए, अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो आप बताइए अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका मतलब तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो? कि हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p मिक्सिंग में गया है। और p ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनऑर्गेनिक नहीं जानते हैं, p जो आपकी होती है वो सब सेल होती है। क्या होती है? सब सेल, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक px, एक py और एक आपकी pz। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? तो अगर मिक्सिंग में एक चला गया है तो 2 बच गए हैं। तो अगर अपन बात करना चाहें, sp के पास कितने? 2 p ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 p ऑर्बिटल्स आपके सामने मिलेंगे। 2 p ऑर्बिटल्स। अब इधर देखो, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, मतलब एक s और 2। तो इस कार्बन के पास एक p बचा हुआ है जो मिक्सिंग में नहीं गया। तो इसके पास कितना होता है? एक p ऑर्बिटल। सही बात है कि नहीं है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3, कोई p नहीं बचा, सब मिक्सिंग में गए हैं। p मतलब प्योर p, जो मिक्सिंग में नहीं गया है। मैं आता हूं वापस, आइए ध्यान से सुनिए। अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्या है? sp2। इसका मतलब उसके पास कितना p बचा हुआ है दोस्त? कितना p ऑर्बिटल बचा हुआ है उसके पास? जल्दी बताओ। उसके पास बिल्कुल एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो वो एक p होगा कहां, जरा उसको भी हम जान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे सामने क्या है? कार्बन। ये हमारे सामने क्या है? कार्बन। तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो बॉन्ड एंगल 120, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है ये तीनों के तीनों। लेकिन एक p बच गया जो मिक्सिंग में नहीं गया। वो p आपके इनके प्लेन के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन होता है। आप समझिए, अगर ये तीनों ऑर्बिटल कौन से प्लेन में है? व्हाइट वाले, वर्टिकल। तो जो ये आपका ब्राउन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन। आधी लोब इधर है और आधी लोब उधर है। क्लियर? अगर आप ये मान लेते हैं कि मिक्सिंग में इसमें कौन कौन गया है, इसमें मिक्सिंग में कौन कौन चला गया है? px एंड py। तो कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं? व्हाइट वाले। तो ये व्हाइट वाले लाई करेंगे कौन से प्लेन में? xy प्लेन में।
और ये बचा होगा, ये कौन सा होगा बताओ फिर, पीजेड। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? ये सारा आईओसी पढ़ा रहा हूं मैं, इसका ऑर्गेनिक से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर बाद ट्रिक भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा समझा तो दूं, क्योंकि हो सकता है आरडी सर मेरे भरोसे छोड़ दे और मैं आरडी सर के भरोसे छोड़ दूं और दोनों ही सुलटा दें आपको। तो ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है, जरा ध्यान से समझिए। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल है एच, एच, यहां पर भी एच। क्लियर? आपको रियल ज्योमेट्री कभी नहीं बना के देगा, क्योंकि रियल ज्योमेट्री बना दिया तो फिर तो भाई साहब आप आसानी से आंसर ही दे दोगे। आप बताओ मुझे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? बताओ क्या है? sp। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2। सही बात है कि नहीं है? आइए एक एक कार्बन पर फोकस करते हैं। पहले वाले कार्बन पर फोकस करते हैं। ये कार्बन है, बताओ इसके पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं? 3। जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पक्का? चलिए हम मान लेते हैं कौन कौन से जो है वो गए हैं। हम मान लेते हैं px एंड py। तो आप बताइए ये तीनों के तीनों जो आपके कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं? ये सारे लाई कर रहे हैं किसमें? xy प्लेन। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी हाँ। आइए नेक्स्ट वाले कार्बन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। तो बताओ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 2। तो ये आप देखो सिग्मा बॉन्ड पहला बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। नेक्स्ट वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ जल्दी से क्या है? sp2। क्लियर? तो इसके पास भी बताओ कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे? इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे। तो पहला सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। तो देखो अगर हम बात करना चाहें सिग्मा बॉन्ड की, तो ये सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ये बना हुआ। अब अगली बात है पाई की। आप बताइए पाई बॉन्ड किससे बनता है? पैरेलल p ऑर्बिटल। अगर आपने कहा है इसमें x और y चले गए हैं मिक्सिंग में, तो क्या बचा होगा? z। तो इसके पास क्या है दोस्त? pz। तो इसके पास भी क्या होना चाहिए? बताओ pz, pz। ये पहला आपका क्या बन गया है? पाई बॉन्ड। सही बात है। आप बताओ बीच वाले ने पाई बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2। एक इधर और एक उधर। वो उधर भी पाई बॉन्ड बना रहा है। अब आप खुद बताइए, इधर वाला पाई बॉन्ड इसने pz से बनाया है, तो pz कितना होता है? एक, px भी एक, py भी एक, pz भी एक। तो इस पर pz तो नहीं है, या तो px होगा या py होगा। सही बात है। तो मान लेते हैं x मिक्सिंग में गया होगा, तो कौन बच गया होगा? y। तो यहां पर भी y, तो इसके पास भी कौन सा होना चाहिए? y। इन दोनों में आपके सामने हो गई है py एंड py। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब मुझे एक बात बता दो दोस्तों, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के, कि इसने py बचाया हुआ है। क्या बचाया हुआ है? तो कौन से मिक्सिंग में गए होंगे? कौन सा? z एंड x। तो ये जो आपके ऑर्बिटल है कौन से प्लेन में होंगे? एक्स जेड प्लेन के अंदर होंगे। सही बात है कि नहीं है? सुनो, अगर px एंड py मिक्सिंग में गए हैं तो कौन से प्लेन में जाएंगे? xy। अगर px pz मिक्सिंग में गए हैं तो xz। और px अगर अपन बात करें py और pz गए हैं तो कौन सा रहेगा? yz प्लेन। तो आप देखो ये वाले बॉन्ड कौन से प्लेन में है और ये वाले, और एक्स वाई एक्स जेड के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इधर वाले बॉन्ड्स का और इधर वाले बॉन्ड्स का प्लेन सेम नहीं है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूं सो दैट आप आईओसी का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए, कि गलती से जो ट्रिक चलती है कि सारे एटम sp2 और sp हैं तो क्या होगा? प्लेनर। उसमें तो नीट 2016 का भी नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन को सही जगह पर प्लेस हमने किया है। यहाँ के कई जगह पर तो क्वेश्चन आईपैक नेमिंग में लिखा हुआ है, बच्चे को हवा ही नहीं लगती है, केवल आंसर तक पहुंचाना होता है कि ये आंसर है, मास्टर को पता है वो कैसे भी करवा देगा, लेकिन रियलिटी जानना थोड़ा अलग है। तो ये मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है? नॉन प्लेनर। यानी कि ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी किस में होती है? परपेंडिकुलर प्लेन। अब खुद सोचो, वेज डैश सॉलिड लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो एक बार जल्दी नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट मतलब वैलेंसीज इन परपेंडिकुलर प्लेन। सॉलिड लाइन और वेज डैश कौन से प्लेन में होते हैं? परपेंडिकुलर। जिस दिन वेज डैश पढ़ाया था उस दिन बता दिया था। वेज डैश का प्लेन सेम होता है, सॉलिड लाइन का प्लेन सेम होता है, पर दोनों का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होता है। अगर एग्जामिनर ने ये बना दिया और उसके बाद भी हम नहीं समझ पाए, इसका मतलब लिटरली हमें वेज डैश का मतलब नहीं पता। और देखो किस पर आ रहा है वेज डैश? sp2 पर, क्योंकि sp2 sp से कोई लेना देना नहीं होता है। वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। या आप थोड़ा ठीक से बना पाए, दो अलग अलग प्लेन दिखा पाए तो अच्छी बात है। चलो उधर ही करेंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगला अटेम्प्ट अगर नीट ने लिया आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके तो इसी वाले पर लेगा, क्योंकि बाइफिनाइल तो पीवाईक्यू में आ चुका है। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों सभी ने? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो इसमें देखो ये लिख दो, ये वर्टिकल प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल। तो अपने को विजुअलाइज हो जाएगा, अच्छा दो अलग अलग प्लेन है। मैं मॉलिक्यूल को 3D में भी दिखाऊंगा, पर मैं आपकी क्रिएटिविटी को किल नहीं करना चाहता। ये सब चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती है कि बच्चा विजुअलाइज कर पाए। मॉडल सामने ला ला के रखने से कोई खास फायदा नहीं होता है। सुलटा दिया है क्या? जल्दी से सुलटाएं।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या? कहने का मतलब है ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जो बनेंगे वो सेम प्लेन में नहीं बनेंगे। अगर अपन चीजों को 3D में विजुलाइज कर सकते हैं तो ये 3D क्यूब के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ये दोनों हाइड्रोजन कौन से वाले प्लेन में है, 1 2 3 4, पर ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये 5 6 7 8 वाले प्लेन में नहीं है। ये हाइड्रोजन प्लेन से बाहर यहां है और वो हाइड्रोजन प्लेन के उस साइड। तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल प्लेन के अंदर नहीं आ रहा। रियल मॉलिक्यूल भी मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आपने सुलटा दिया है सभी ने? इनफैक्ट आप टेट्राहेड्रल भी, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसी तरीके से समझाया जाता है टेट्राहेड्रल को भी कि इसमें क्यूब है, क्यूब के अलग अलग फेस है। आप जानते हैं एक फेस तो ये है 1 2 3 4, एक फेस उधर है 5 6 7 8, एक फेस ये देखो 2 6 8 4, और एक फेस ये 1 5 7 3। ये तो कुछ फेस है। ऊपर भी एक और फेस है, ऐसे सॉलिड स्टेट में बताया जाता था, आजकल नहीं होता वो। आइए अब देखते हैं रियल मॉलिक्यूल की तरफ। किसकी तरफ देखते हैं? रियल मॉलिक्यूल इनफैक्ट होता ये मॉलिक्यूल कैसे है। सो दिस इज द 3D ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड यू कैन क्लियरली सी इट एज ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर मैं इस पूरे में बात करता हूं किसकी, वर्टिकल प्लेन की। किसकी? वर्टिकल। तो देखिए ये जो है आपकी प्लेनर ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस प्लेनर ऑब्जेक्ट में वर्टिकल प्लेन में देखोगे तो देखो यहां से यहां तक पूरा एक प्लेन के अंदर है। कौन कौन से एटम वर्टिकल प्लेन में बताइए आप जल्दी से, कौन कौन से हैं? येलो, 3 ब्लैक, पर ये प्लेन से और वो प्लेन के अंदर। तो आपसे ये भी पूछता है मैक्सिमम एटम्स लाइंग इन ए सिंगल प्लेन। तो फिलहाल कितने हैं इसके अंदर? 5। ये जेई एडवांस के आईओसी का क्वेश्चन है, पर अपन तो कार्बन देखते ही ऑर्गेनिक वाले को अपशब्द कहने लग जाते हैं। क्लियर? बॉन्डिंग में आपको बताया जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ले तो दोस्तों ये देखो कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल। अब आप गौर से देखो कौन कौन से एटम हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। फिर से 2 येलो 3 ब्लैक, और ये प्लेन से ऊपर और ये प्लेन से कुछ भी कर लो, 5 एटम एक प्लेन में है। इनका और इनका प्लेन सेम नहीं है। सर क्या आप हमें यहां थोड़ा सा विजुलाइज करवा सकते हैं? दोस्तों ये मॉलिक्यूल देखो ऐसे है, यूं है ये मॉलिक्यूल। तो ब्लैक वालों का तो प्लेन कॉमन है। तो अगर हम यहां पर बात करना चाहें ये वाले कौन से प्लेन में है, इस वाले में, इस वाले फेस पर है ये वाले। और ये कौन सा प्लेन है बताओ? वर्टिकल। समझ में आ रहा है? और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें ये वाले जो आपके एटम्स हैं ये कौन से वाले प्लेन में है? ये इस वाले में है। एंड अगर अपन बात करें इसके सामने जो फेस है इस वाले में, अलग अलग फेस के अंदर है। तो ये मॉलिक्यूल इस प्रकार से है। ये पूरा वर्टिकल प्लेन है तो ये प्लेन से बाहर, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये प्लेन से ऊपर और ये प्लेन के नीचे। क्या सर हम ये सब पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए थे? नहीं। लेकिन दोस्त जब तक ज्योमेट्री नहीं जानते तब तक आप क्या नहीं जानते, तब तक आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं जानते। आइए सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में प्लेन ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन ढूंढने की कोशिश। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करूं तो आप बताओ क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? देखो ये तो क्या हो गया, बाइसेक्ट, इस एटम से तो गए तो कट गया, लेकिन फिर बाकी का मिरर इमेज बनना और ये प्लेन मिरर का काम करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे तो कोई है ही, ये प्लेन नहीं हो सकता। सही बात है। चलिए दूसरा, मैं इसमें सेंटर ढूंढने की कोशिश करता हूं। क्या ढूंढने की कोशिश? सेंटर। अगर ये सेंटर मानूं तो आप बताइए इस सेंटर से जब एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहां से तो वो येलो एटम से पास करेगी, लेकिन इस येलो के अपोजिट कोई येलो मॉलिक्यूल को देखकर कई बार बच्चों को लगता है इसके अपोजिट ये है, ये 180 पर नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये कैसे हो सकते हैं इस प्रकार से? तो आप देखो पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हैं।
इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में जिनकी टर्मिनल वैलेंसी, येलो वाली देखो, टर्मिनल वैलेंसीज परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, वहां कभी सेंटर, क्योंकि इसके अपोजिट कुछ होता ही, इसके अपोजिट देखो, इसके अपोजिट कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा अपसेंट होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके मॉलिक्यूल को कभी भी ऐसे बाइसेक्ट नहीं कर सकते। अब काटने की कोशिश करते हैं, कौन से प्लेन से काटते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले ले। तो बताओ कौन कौन से एटम बाइसेक्ट होंगे, दोनों येलो, तीनों ब्लैक, और प्लेन कहां से निकलेगा, बीच से, और जो नहीं कटे वो पेयर में है, येलो के नीचे, यस इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सा प्लेन कट कर गया मॉलिक्यूल को, बताओ, हॉरिजॉन्टल। सर एक मिनट, वर्टिकल सोचे, हाँ ठीक है, वर्टिकल ये वाला प्लेन बताओ किस किस को बाइसेक्ट करेगा, दोनों येलो, तीनों ब्लैक, और कहां से निकलेगा, इसके बिल्कुल बीच से। ये दोनों बाइसेक्ट नहीं होंगे क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और आप बताइए जो बाइसेक्ट नहीं हुए, येलो के सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम दो प्लेन मिल सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर पीओएस है तो फिर है कायरल होगा ऑब्जेक्ट, खत्म हो गई कहानी। और मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है बच्चे, कायरल। मेरी पूरी मेहनत है ऑब्जेक्ट को कायरल बनाने में। तो अभी वन बाय वन हम चलते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट से वापस शुरू करता हूं, यहां पर कौन है, एच, यहां पर भी कौन है, एच, यहां पर अगर अपन बात करें वेज पर कौन है, एच, डैश पर कौन है, एच। बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं होता ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहां टर्मिनल वैलेंसी किसमें हो, परपेंडिकुलर प्लेन में। ए मेरे भाई ये बड़ी बात नहीं है, ये देखो क्या इसमें सेंटर मिलेगा, इसके अपोजिट कुछ है ही, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होते ही सेंटर गायब हो जाता है। क्लियर, ये तो हमने कल की क्लास में भी समझा था। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और कितने प्लेन है, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, मैक्सिमम दो ही हो सकते हैं इसके अंदर। अब आगे बढ़ता हूं, मेरे को ध्यान से सुनते हुए जाना, वन बाय वन मैं आपके सामने बातें करूंगा। यहां पर है H, यहां पर है Cl, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें H, और यहां पर कौन है, H। सबसे पहले बताओ क्या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका इस H के अपोजिट ये H नहीं है, कभी आप सोच रहे हो, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज अपसेंट। अब बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। आप बताओ कितने प्लेन होते थे, दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखो अगर मैं, ये है मॉलिक्यूल आपके सामने, ये रहा, ये है, आपने बताओ कौन सी वैलेंसीज को डिफरेंट किया है, अरे वर्टिकल वाली या हॉरिजॉन्टल वाली, ये वैलेंसी कौन सी है बच्चे, वर्टिकल, ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। कौन सी वैलेंसीज को अलग किया है, वर्टिकल प्लेन ही काटेगा, जो अलग है ना उस प्लेन से काटो। अगर मैं कौन सा प्लेन लेकर आ रहा हूं, वर्टिकल, तो बताओ कौन कौन कटेगा, येलो, रेड, ब्लैक, ब्लैक, और कहां से निकलूंगा, बीच से, जो नहीं कटा वो पेयर में बच गए। तो कौन सा प्लेन है, बाइसेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। को कितने एटम बाइसेक्ट हुए, 5, क्योंकि 5 एक ही प्लेन में थे, और ये दोनों क्या हो गए, रिफ्लेक्ट। मतलब जी हां, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो सर बता सकते हो क्या कि इस मॉलिक्यूल के अंदर वो कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ताकि आप बाद में ध्यान रख सको। तो मैंने कौन सा प्लेन यहां पर ड्रॉ किया है, वर्टिकल। कौन सा प्लेन यहां पर ड्रॉ किया है, वर्टिकल। आप बताइए वर्टिकल प्लेन जब आपका पास ऑन होगा, कौन कौन से एटम्स को ये बाइसेक्ट करेगा, हाइड्रोजन 2 बराबर हिस्सों में कटेगा, क्लोरीन 2 बराबर हिस्सों में, कार्बन 2 बराबर हिस्सों में, कार्बन 2 बराबर हिस्सों में, कार्बन 2 बराबर हिस्सों में। लेकिन यहां पर आपका बाहर हाइड्रोजन, और उधर भी, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, इट कंटेन्स कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। क्लियर, आइए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम इसी मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टली कट करते, सोचो इसी मॉलिक्यूल को हम कैसे कट करते बच्चे, हॉरिजॉन्टली। हम चीजों को समझ रहे हैं ध्यान से। क्लियर, मैं रिजल्ट तो आपको बच्चे एक ही मिनट में याद करवा सकता हूं, 5 बार मैं बोलूंगा, 10 बार आपसे बुलवाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता नहीं आजकल।
हाथ पकड़ के बैठ जाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। अगर मैं कौन सा प्लेन लेकर आ रहा हूं बच्चे, हॉरिजॉन्टल, आप बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या इसको काट पाएगा? ऐसा है मॉलिक्यूल, आप बताओ हॉरिजॉन्टल प्लेन लोगे कौन कौन कटेगा? दोनों येलो, तीनों ब्लैक। और कहां से निकलेगा इसके बिल्कुल ऊपर रेड, नीचे पेयर में नहीं है, ये दोनों एटम पेयर में, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर मैं कौन सा प्लेन ढूंढ रहा हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर ढूंढ रहा हूं कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो बताइए क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर मुझे दिखाई देगा? नहीं। आप बताओ कौन कौन से एटम कटेंगे? ये भी कटेगा, 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 लेकिन दोस्त ये दोनों नहीं कटेंगे। और आप देखो जो नहीं कटे वो एक दूसरे की मिरर इमेज। आप सोचो प्लेन यू रखा है यूं, तो ऊपर कौन है H, नीचे कौन है Cl, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। ये कौन सा था बच्चे, हॉरिजॉन्टल, नहीं है। ये कौन सा था बच्चे, वर्टिकल। सर क्या मुझसे इतना डिटेल में पूछेगा? नहीं, कुछ नहीं पूछेगा तेरे से, तो ये तो मैं बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये दोनों अलग थे ना, तो फिर हॉरिजॉन्टल से नहीं कटे। अगर कौन सी वैलेंसी अलग है, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं काट पाए, लेकिन जब वर्टिकल लिया तो काट दिया। इसका मतलब अगर हमें हॉरिजॉन्टल से नहीं काटना तो फिर हमें क्या करना है, जैसे ये वाला था वर्टिकल से नहीं काटना, तो ये भी दोनों क्या करनी पड़ेंगी, अलग। अगले मॉलिक्यूल की तरफ चलो, देखो ध्यान से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए ना कि बेल के ऊपर। यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर कौन है Cl, यहां पर कौन है Cl। दोस्त सबसे पहले बताओ इसमें कायरलिटी सेंटर कितने हैं? 0, चेक कर लो, कोई नहीं है। दोस्त क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं। कभी भावुक होके मत बोल देना H के अपोजिट H, Cl के अपोजिट Cl, ऐसे हैं ये मॉलिक्यूल्स। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ऐसी गलती कभी भी मत कर बैठना, कोई किसी के 180 पर नहीं है, ये इस प्रकार से है मॉलिक्यूल। ये देखो कौन है H, तो H के अपोजिट कोई भी नहीं है। देखो ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बिल्कुल नीचे से जाएगी। ये रेड और ये रेड 180 पर नहीं है, 90 के प्लेन पर है, तो यहां सेंटर कभी भी नहीं होगा, तो सेंटर तो नहीं है। लेकिन बॉस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब आप इमेजिन करो कौन सा प्लेन, सबसे पहले ले लेते हैं, दो ही होंगे, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये क्लियर कर दिया। तो अगर मैं कौन से प्लेन से जाता हूं, वर्टिकल, तो ये दोनों कटेंगे, तीनों कार्बन भी कटेंगे, बीच से निकलूंगा रेड के सामने, तो ये वर्टिकल प्लेन पूरे मॉलिक्यूल के दो हिस्से नहीं कर रहा। अब कौन सा ले लो, हॉरिजॉन्टल। आप बताओ हॉरिजॉन्टल लूंगा तो कौन कौन कटेंगे, रेड, येलो, तीनों ब्लैक, और यहां से बीच से, पर ये दोनों तो पेयर में, तो ये प्लेन नहीं काट पाएगा, ना तो हॉरिजॉन्टल काट रहा है ना वर्टिकल। मैक्सिमम दो हो सकते थे, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ही हमने क्या कर दिए, गायब। इसका मतलब देखो सेंटर, कायरलिटी सेंटर 0, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, पर स्टिल द मॉलिक्यूल इज कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ क्या मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरलिटी सेंटर भी कायरल हो सकते हैं? जी हां, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कंडीशन आ जाए तो बताओ कंडीशन क्या रहेगी। अब अभी तक जो पढ़ाया है उसका बच्चे रिजल्ट लिख रहा हूं, जो अभी तक पढ़ाया है उसका क्या लिख रहा हूं, रिजल्ट। जिस मेरे दोस्त को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया, अब वो भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा बिना पीयूएस और बिना सीयूएस। अगर आपके लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ कैसे हैं, इवन। लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हैं, इधर दोनों लगे हुए एटम क्या होने चाहिए, अलग अलग, डिफरेंट। कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। और इधर भी दोनों लगे हुए एटम क्या होने चाहिए, दोनों साइड हॉरिजॉन्टल वैलेंसीज भी और वर्टिकल वैलेंसीज भी। इधर देखो हॉरिजॉन्टल वैलेंसीज भी एंड वर्टिकल वैलेंसीज भी, अगर क्या है, डिफरेंट, तो फिर पीयूएस सीयूएस नहीं आता। सीयूएस तो कभी भी नहीं आता है, पीयूएस भी आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा बताओ, कायरल, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ नो नीड टू चेक सीयूएस, नो नीड टू चेक पीयूएस। क्वेश्चन आपके सामने आया है, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव, तो बस इतने से पता चल जाएगा। ये बनते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर कि लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन,
नो नीड टू चेक सीयूएस, नो नीड टू चेक। और एग्जामिनर अपने लेवल पर आ गया है, पूछ ही लिया है सीयूएस पीयूएस, तो ट्रिक फिर रखी की रखी रह जाएगी। पर पीयूएस सीयूएस डायरेक्टली नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव और इनएक्टिव पूछेगा। तो पूरी क्लास का निष्कर्ष ये है, इवन इधर अलग उधर अलग कायरल हो जाता ऑब्जेक्ट, सीयूएस एंड पीयूएस नहीं होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मतलब आज के लिए इतना ही। खुशखबरी आपके लिए यह है कि ऑप्टिकल आपके टेस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अभी सॉल्व करने का मौका नहीं मिला है ना क्वेश्चन, लेकिन ज्योमेट्रिकल तक आपके पास रहेगा। ये पहले बता देता तो हम आ जाते ही नहीं। आज की क्लास इसलिए छोड़ते, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मंडे की इसलिए छोड़ते कि बचा हुआ करना है। जो फ्राइडे को छोड़ा था उसको कवर, तो 2 दिन का बैकलॉग वो लाइफ टाइम चलता है। फिर याद रखना, टेस्ट पेपर से अगर बैकलॉग पहले कवर नहीं किया तो वो अगले साल ही होगा। इसीलिए भाई साहब हम व्हाइट बोर्ड इसीलिए लाए हैं, बहुत सोच समझ के। व्हाइट बोर्ड का फंडा यही है कि बच्चा क्लास छोड़े ही ना, और जिसने क्लास नहीं छोड़ी उसका सिलेक्शन करवा ले जाएंगे हम, पता है हमें। अगर वो बच्चा रुका भी होगा ना तो ज्यादा ज्यादा 10-15 के मार्जिन से रुका होगा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा बच्चा, अगर रेगुलर है तो। पर रेगुलर बच्चा रहता ही नहीं है। 3 दिन ऑनलाइन करता है, 2 दिन ऑफलाइन करता है, 1 दिन करता ही नहीं है, रिलैक्स करता है। सैटरडे को यूं छोड़ देता है, संडे को ऑनलाइन देखूंगा। बल्कि संडे तो पूरे वीक का रिवीजन के लिए होता है। संडे को देखता भी नहीं है, सिटी मॉल पाया जाता है, ऑक्सीजन पार्क पाया जाता है, गलियों में कुत्ते मारता फिरता रहता है, पर पढ़ेगा नहीं। फिर उसको लगेगा कि पूरे दिन आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर देखेगा एक मोटिवेशनल वीडियो कि आपको कितनी मेडिकल सीट चाहिए, एक ही तो चाहिए। सबको एक चाहिए, एक से ज्यादा किसी को देता भी कि मैं तो 2 जगह एमबीबीएस करूंगा, ऐसा तो वो खुद ही नहीं करता है कि अपने तो एक ही चाहिए। बच्चा सोचता है हाँ यार एक तो शायद भी मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा तो ही दे देगा, नहीं देता है। 5-5 ड्रॉप हो जाते हैं, तब भी लगता है कि 20,000 सीट एक तो मिल जाएगी, पर भाई साहब कंपटीशन भी 22 लाख से है। पर ये अच्छा फील करवा देता है आपको ना कि सही बात है, एक तो मिल जाएगी अपने को, अपन तो यही टेंशन ले रहे, सोते हैं चलो फालतू में ऐसे इतना पढ़ाता रहता है, एक सीट नहीं मिलेगी मेरे को। तो जिसके 3 ड्रॉप हो गए उससे पूछो, एक ही नहीं मिलती है। चलिए बातें करेंगे अगली क्लास में। डाउट काउंटर पर मैं अवेलेबल रहता हूं, काउंटर पर नहीं मिलूं तो काउंसलिंग एरिया में मिलूंगा, ठीक है। क्या बोतल रह गई मेरी? हाँ बोतल चुरा ले जा सकते हैं राक्षस, इनको अब फीस वसूलनी है कैसे न कैसे करके। हाँ वो काम करने